हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं, क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, आइए देखिए। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये टर्म अपने आप में ही बहुत कुछ डिफाइन करती है। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन और डेवलपमेंट का मतलब वो वाला पीरियड जिस टाइम पे हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो अर्ली स्टेजेस में ही आ जाता है, क्योंकि जिस टाइम पे हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है तभी ये डिसऑर्डर जो है हमारे अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इट इज मैनिफेस्टेड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और ये बच्चों के अंदर होता है यूजुअली स्कूल से पहले या फिर अर्ली स्टेजेस ऑफ स्कूल में भी ये दिख सकता है, इसके सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। पर्सनल, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, ये चारों तरीके की फंक्शनिंग को खराब करता है, इस पे इफेक्ट डालता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और किसी भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर का या तो डेफिसिट हो सकता है ऐसे बच्चे में या एक्सेस हो सकता है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स का है। सबसे पहला है एडीएचडी। एडीएचडी का अगर हम टर्म ब्रेक करें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सेकंड है हमारा इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वही वाला जिसकी वीडियो मैंने पहले भी शूट करी थी, चैप्टर नंबर 1 में उसका एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, इसको आप वहां से देखें। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड देन इज लास्ट वन इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एसएलडी। तो आज ये सारे डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर आता है हमारा एडीएचडी। एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर के अगर नेम को ही ब्रेक करें तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। देखें, अटेंशन डेफिसिट का मतलब कि ये बच्चा अटेंशन नहीं दे पा रहा है किसी भी काम पर, मतलब अपनी अटेंशन को फोकस नहीं कर पाता है, अपने मेंटल एफर्ट को एक जगह पे ठहरा नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहली है इन अटेंशन, देन इम्पल्सिविटी, देन हाइपर एक्टिविटी। तो इसका एक एचडी का मतलब हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब कि बच्चा बहुत ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा एक्टिव है और वो एक जगह पर टिक करके किसी भी काम को नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले इन अटेंशन को देखते हैं। इन अटेंशन मतलब अटेंशन को पे ना कर पाना। तो चिल्ड्रन फाइंड डिफिकल्ट टू सस्टेन अटेंशन, अपनी अटेंशन को ठहराना बहुत मुश्किल है ऐसे बच्चों के लिए ड्यूरिंग वर्क और प्ले। ये बच्चे भूल जाते हैं अपने आप से ही कोई भी इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। अगर इनके आसपास कोई काम करते हुए जरा सा कोई एक्टिविटी करता है तो इनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इस वजह से ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ये बात सुनना किसी की पसंद नहीं करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद इसीलिए इनकी असाइनमेंट्स वगैरह जो स्कूल का काम है वो फिनिश कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्होंने इंस्ट्रक्शन सुनी ही नहीं है, अपने मेंटल एफर्ट को वो सस्टेन नहीं कर पाए क्लासरूम में, इसीलिए ना तो इंस्ट्रक्शन सुनी ना होमवर्क हो पाएगा। और बोरिंग एक्टिविटीज में बहुत इजीली अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, ये आप देख रहे होंगे। दोनों बच्चे जो हैं वो अपनी बोरिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं, यानी कि क्लासरूम सेटिंग में अपने एफर्ट को एक जगह पे रोक नहीं पा रहे और सुन ही नहीं रहे हैं। सेकेंडली हमारा आता है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन, कोई भी बिहेवियर कर देना, कोई भी काम कर देना। तो देखें, ये बच्चे जो हैं ये अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जब एक्शंस को कंट्रोल नहीं करते हैं इस वजह से एक्सीडेंट्स और इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और छोटी मोटी मिस हैपनिंग इनके साथ, जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह, वो तो होती ही रहती हैं, चीजों के साथ टकराना, उनको अपने ऊपर गिरा लेना, इस तरीके की चीजें इनके साथ होती रहेंगी। अपनी टेम्पटेशंस को ये रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। टेम्पटेशन का मतलब है यहाँ पर कि अगर इनको कोई चीज चाहिए है तो वो उसी टाइम चाहिए, चाहे आसपास कोई भी बैठा हो, कैसी भी सेटिंग हो, ये उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, उसी टाइम इनको वो चीज चाहिए होगी, ये जिद पे अड़ जाएंगे। और टर्न्स लेना इनके लिए किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये देख रहे हैं आप, ये इम्पल्सिव बच्चा है, मतलब इसे नहीं पता कि इसे कहां पर कैसे बिहेव करना है, बस इम्पल्सिविटी दिखा रहा है। इम्पल्सिविटी का मतलब फिर से वही, अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इन्हें ये नहीं पता होता है कि कहां पर क्या काम करना है और क्या बोलना है। लास्ट हमारा आता है एक हाइपर एक्टिव बच्चा। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्टिविटी को शो करना। तो ये बच्चे ना हमेशा ही कांस्टेंट मोशन में रहते हैं,
इतनी जोर जोर से कमरे में भागते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे। क्लासरूम सेटिंग में ये एक जगह पर टिक करके नहीं बैठ पाते हैं और क्लासरूम में भी घूमते रहते हैं। इनफैक्ट मैंने एक हाइपर एक्टिव बच्चा देखा है। वो हाइपर एक्टिव बच्चा हमेशा क्या करता था कि डोर की एक ही कुंडी बंद करते रहो, एक ही एक्टिविटी को करते रहेंगे, कुंडी बंद करो, कुंडी बंद करो, मतलब इस तरीके की कोई एक्टिविटी, कोई भी एक एक्टिविटी पकड़ लेंगे और वो करते रहेंगे। इनके लिए आराम से बैठना बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा बातें करते हैं, ठीक है। और फिजेट, स्क्वर्म, क्लाइंग, इसी टर्म से हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आना है। फिजेट और स्क्वर्म का मतलब है अननेसेसरी मूवमेंट्स करना, हाथों को, पैरों को, नर्वसनेस में जैसे हम मूव करते हैं उस तरीके की मूवमेंट इनमें रहती है। और किसी भी जगह पर ये क्लाइंब करने की कोशिश, ये इस सोफे से उस सोफे पे कूदे और किसी चेयर पे कूद गए, फिर गेट पे चढ़ गए, इस तरीके की चीजें जो है ये करने की कोशिश करते हैं बच्चे, हाइपर एक्टिव हैं। और पेरेंट्स और टीचर्स इनको डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे ये किसी मोटर से चल रखे हो, इनके अंदर कोई मोटर चला रखी हो और इसीलिए कॉन्टिन्यूसली एमलेसली भागते ही रहेंगे या फिर घूमते ही रहेंगे, एक जगह पर टिक कर नहीं बैठेंगे। तो ये हमारे एडीएचडी थे। देखिए ये दोनों बच्चे जो हैं ये यहाँ पर एडीएचडी का सिम्टम दिखा रहे हैं। तो ये हमारा एडीएचडी था जो हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर था। अब हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में सेकंड कंडीशन पर चलते हैं जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी। तो ऑटिज्म वाले बच्चे, पहले तो आप फेस से ही देखें, ये आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। सबसे पहला अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म तो यही है। तो ऑटिज्म वाले बच्चे, इनकी सोशल इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। और 70% जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज रहती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मैंने आपको चैप्टर 1 में पहले एक्सप्लेन करी थी, जिसके 3 फीचर्स थे, IQ लेस देन 70, डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर, और तीसरा फीचर जो था हमारा कि वो 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज में मैनिफेस्ट हो जाता था। ये तीनों के तीनों फीचर्स इनके अंदर दिख सकते हैं। 70% तक बच्चों के अंदर जिनमें ऑटिज्म होता है उनमें इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी भी होती है। फिर उसके बाद ये लोगों से रिलेट नहीं कर पाते हैं खुद को, इसलिए ये किसी भी रिलेशनशिप को ना तो स्टार्ट कर पाएंगे, ना मेंटेन कर पाएंगे और ना अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सोशल बिहेवियर को इनिशिएट करना यानी कि शुरू करना इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और इसीलिए ये अनरिस्पॉन्सिव भी रहते हैं बाकी लोगों के टुवर्ड्स, यानी कि जवाब नहीं देते हैं ज्यादा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कम्युनिकेशन प्रॉपरली डेवलप हुआ ही नहीं है। जब कम्युनिकेशन ही डेवलप नहीं हुआ तो एक बच्चा आप मानिए कि कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा या सामने वाले की बात को समझेगा। इनकी एबनॉर्मैलिटीज होती हैं कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में, सीरियस एबनॉर्मैलिटीज हैं वो। रिपीटेटिव बिहेवियर्स इनका सबसे मेन सिम्टम है। जैसे ये किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइन में लगाते रहेंगे, लाइन में रखते रहेंगे, पहले सारा बिखेरेंगे फिर दोबारा लाइन में लगाएंगे, इस तरीके की हरकतें करेंगे। स्टीरियोटाइप्ड बॉडी मूवमेंट्स रहती हैं। स्टीरियोटाइप्ड बॉडी मूवमेंट्स का मतलब कोई भी रिपीटेड मूवमेंट ये करेंगे और उसमें जैसे एग्जाम्पल दे रखा है रॉकिंग मूवमेंट। रॉकिंग मूवमेंट का मतलब कॉन्टिन्यूसली जब बच्चा मूव करता रहता है, कभी चेयर पे बैठा है तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मूवमेंट करता रहेगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट, किसी भी तरीके की मूवमेंट को दिखाना। हैंड फ्लैपिंग करेंगे ये बच्चे, सेल्फ स्टिमुलेटरी मूवमेंट्स होती हैं। हैंड फ्लैपिंग का मतलब हैंड की मूवमेंट ऐसे 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 उसको फ्लैप करते रहेंगे। और एक इनमें सेल्फ इंजूरियस मूवमेंट भी बताई गई है कि ये अपना सिर दीवार में मार लेंगे, बार बार उसको ऐसे दीवार के साथ लगाएंगे। फिर लास्ट हमारा आता है SLD, इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। अरे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर पे तो आपने मूवी भी देखी होगी, तारे जमीन पर में जो वो एक बच्चा था ईनू, उस ईनू के अंदर डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी थी जो यहाँ पर दे रखी है। बीमारी तो नहीं कहेंगे, डिसऑर्डर कहेंगे। डिसलेक्सिया नाम का एक डिसऑर्डर था और वैसे तो उसमें सिर्फ डिसलेक्सिया ही दिखा रखा था, लेकिन हमारे साइकोलॉजी कहती है कि रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स तीनों में वो डिसऑर्डर दिख सकता है। तो जब रीडिंग के लिए कोई चीज बच्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको प्रॉब्लम है रीड करने में, तब हम उसको डिसलेक्सिया कह रहे हैं। अगर लिखने में प्रॉब्लम होगी तो डिसग्राफिया कहेंगे, और अगर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी तो उसको डिसकैलकुलिया कहेंगे। ये देख रहे हैं आप कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर वाली ये डिसलेक्सिक बच्चा ही है कि कुछ लिखा हुआ है और ये इसके माइंड में ऐसा चल रहा है, इसके ब्रेन में ये चीजें ऐसे प्रोसेस हो रही हैं, ये समझ नहीं पा रहा है। ईनू के उसमें भी वही दिखाया था तारे जमीन पर मूवी में कि उसके दिमाग में जो वर्ड्स होते हैं, जो अक्षर होते थे, वो घूम आते थे कहीं पर भी। तो इसमें क्या होगा
किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करना और प्रोसेस करना इनके लिए वो बात मुश्किल है। ये भी अर्ली स्कूल ईयर्स में ही मैनिफेस्ट हो जाएगा, दिख जाएगा। रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स में इसमें प्रॉब्लम होगी, और जो अफेक्टेड बच्चा होगा वो बिलो एवरेज रिजल्ट देगा अपनी एज के बच्चों से। लेकिन अगर इन बच्चों के ऊपर कुछ टीचर या पेरेंट्स एडिशनल इनपुट्स लगाएं, मतलब कुछ ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करें, उन पे फोकस करें, तो ये बच्चे इंप्रूव कर सकते हैं उस चीज से। तो आई होप आपको मेरा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।